Let's start our new topic, that is why did Soviet Union disintegrated. ये अपनी बुक का नेक्स्ट टॉपिक है कि सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट क्यों हुआ, उसके पीछे के रीज़न क्या क्या थे. देर वर मेनली 4 रीजन्स फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर. इसके पीछे के मेनली 4 रीजन्स थे. इनको वन बाय वन पढ़ेंगे. पहले एक बार ये देख लेते हैं कि 4 रीजन्स क्या क्या थे. इंटरनल वीकनेस ऑफ इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस. Soviet Union was stagnant in administrative and political sense as well. Nationalist aspirations and desire of sovereignty. Reforms of Gorbachev. चलिए स्टार्ट करते हैं पहले रीजन से. इंटरनल वीकनेस ऑफ इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन. इकोनॉमी वॉज स्टैग्नेंट विच लेड टू कंज्यूमर शॉर्टेजेस. तो पहली प्रॉब्लम ये थी कि जो यूएसएसआर था उसकी इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो गई थी. ठीक है, जिसकी वजह से जो कंज्यूमर थे उनके लिए शॉर्टेजेस आ गई थी, यानी फूड सप्लाई कम हो गई थी. सोवियत इकोनॉमी यूज्ड मच ऑफ इट्स रिसोर्सेज इन मेंटेनिंग ए मिलिट्री एंड न्यूक्लियर अर्सनल. और जो सोवियत की इकोनॉमी थी वो अपने न्यूक्लियर या फिर मिलिट्री अर्सनल यानी मिलिट्री पे ज़्यादा फोकस करती थी. मिलिट्री एक्सपेंडिचर उसका ज़्यादा होता था और जो बाकी के काम होते थे उन पर बहुत ही लेस फोकस करती थी यूएसएसआर की गवर्नमेंट. ठीक है, यूएसएसआर वॉज मेनली engaged in development of its satellite state in Eastern Europe within the Soviet system. और जो यूएसएसआर था ये मेनली इसके सैटेलाइट स्टेट्स के डेवलपमेंट में इंगेज था. ठीक है, जो कि ईस्टर्न यूरोप में जो कुछ कंट्रीज हैं उनको ये सैटेलाइट स्टेट बोल रहा है. ठीक है, विद इन द सोवियत सिस्टम. ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि जो यूएसएसआर था सैटेलाइट स्टेट डेवलप कर रहा है, तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है. ह्यूज इकोनॉमिक बर्डन ऑन रिमेनिंग कंट्रीज. जो रिमेनिंग कंट्रीज होती हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक बर्डन आ जाता है. ठीक है, उनके पास पैसा नहीं रहता इतना. ऑर्डिनरी सिटीजन्स बिकेम नॉलेजेबल अबाउट द इकोनॉमिक एडवांसमेंट ऑफ वेस्ट एंड कुड सी द डिस्पैरिटी बिटवीन देयर सिस्टम एंड द वेस्ट. और जो ऑर्डिनरी सिटीजन होते हैं उनको भी पता चल जाता है कि वेस्ट में कितना एडवांसमेंट आ चुका है और उनका जो सिस्टम है वो कितने लैग कर रहे हैं, कितने लैगिंग बिहाइंड, कितने पीछे हैं वो वेस्ट के सिस्टम से. एंड कुड सी द डिस्पैरिटी बिटवीन देयर सिस्टम एंड द वेस्ट. पहला रीज़न ये था. अब आ जाते हैं सेकंड रीज़न पे. सोवियत यूनियन वो स्टैग्नेंट इन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल सेंस एज वेल. यानी कि सोवियत सिस्टम में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था, एडमिनिस्ट्रेशन थी वो भी अच्छे से काम नहीं कर रही थी. वहाँ की जो एक पॉलिटिकल पार्टी थी वो लोगों को राइट्स नहीं दे रही थी. चलिए पढ़ते हैं. कम्युनिस्ट पार्टी वॉज नॉट अकाउंटेबल टू पीपल. जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो लोगों को अकाउंटेबल नहीं थी. अकाउंटेबल होता है किसी चीज़ के लिए जवाबदेही होना, तो वो अकाउंटेबल नहीं थी लोगों के लिए. ऑर्डिनरी पीपल्स वर एलिनेटेड बाय स्लो एंड स्टिफिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड रैम्पेंट करप्शन. और जो साधारण जो लोग होते थे वो काफ़ी ज़्यादा एलिनेटेड फील करते थे, अलग थलग फील करते थे बाय स्लो एंड स्टिफिंग एडमिनिस्ट्रेशन. जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो काफ़ी ज़्यादा स्लो था और स्टिफिंग था. एंड रैम्पेंट करप्शन, और उसमें करप्शन भी बहुत ज़्यादा होता था. इस वजह से जो ऑर्डिनरी पीपल थे वह काफ़ी अलग थलग महसूस करते थे. द इनेबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू करेक्ट इट्स मिस्टेक. और जो सिस्टम था वो अनेबल था खुद की मिस्टेक्स को करेक्ट करने में. ठीक है, वो जो सिस्टम था अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट नहीं कर पा रहा था, सही नहीं कर पा रहा था. द अनविलिंगनेस ऑफ गवर्नमेंट टू अलो मोर ओपननेस. वो जो गवर्नमेंट थी वो ज़्यादा ओपननेस को प्रमोट नहीं कर रही थी. द सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी इन वोस्ट लैंड. और इतनी बड़ी ज़मीन पे जो 15 कंट्रीज थी ये काफ़ी ज़्यादा एरिया में फैली हुई थी. और इतने बड़े एरिया में सिर्फ एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी थी, यानी सिर्फ एक पार्टी के पास में पावर थी. तो ऑब्वियस सी बात है कि इतने सारे अफेयर्स को नहीं संभाल सकती इन 15 कंट्रीज़ की. इस वजह से ये एक मेजर रीज़न था कि जो यूएसएसआर था डिसइंटीग्रेट हो गया. द पार्टी ब्यूरोक्रेट्स गेन मोर प्रिविलेजेस देन द ऑर्डिनरी सिटीजन्स. और जो पार्टी में जो ब्यूरोक्रेट्स होते थे, जो लोग होते थे, जो पार्टी के मेंबर्स होते थे उनको ज़्यादा प्रिविलेजेस मिलती थी, तो ज़्यादा तनख्वाह मिलती थी देन द ऑर्डिनरी सिटीजन्स. ओके. और अपना थर्ड रीज़न था नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस एंड द डिज़ायर ऑफ सोवर्निटी. नेशनलिस्ट वहाँ के जो लोग थे उनमें कुछ एस्पिरेशंस
एस्पिरेशंस होता है डिज़ायर, कुछ चाह, उनमें कुछ एस्पिरेशंस थी कि अब उन्हें कैपिटलिज्म फॉलो करना है, कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी अडॉप्ट करनी है। एंड द डिज़ायर ऑफ सोवरनिटी, सोवरनिटी का सिंपल सा मतलब होता है अगर हमारी कंट्री है तो उस पर हमारा ही रूल होना चाहिए। तो जो नेशनलिस्ट थे अलग अलग कंट्रीज़ के, जो 15 कंट्रीज़ का ग्रुप था, वो सोवरनिटी चाहते थे। वो चाहते थे कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो हट जाए और हमारी खुद की गवर्नमेंट हो हमारी कंट्री में। तो देखते हैं, देर वर मेनी पीपल हु वांटेड टू अडॉप्ट कैपिटलिज्म। उन कंट्रीज में बहुत सारे लोग थे जो कैपिटलिज्म को अडॉप्ट करना चाहते थे। द राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड द डिज़ायर ऑफ सोवरनिटी इंक्रीज अमंग द पीपल ऑफ वेरियस रिपब्लिक्स। और जो सोवरनिटी की डिमांड थी बहुत सारी रिपब्लिक्स में जो है इंक्रीज हो गई थी। रिपब्लिक्स होता है कंट्रीज में, कौन कौन से कंट्रीज में जो सोवरनिटी की डिमांड इंक्रीज हो गई थी? रसिया और कुछ एक बाल्टिक स्टेट्स। बाल्टिक स्टेट्स की नहीं कहते, ये 1 मार्क्स में आ सकता है कि बाल्टिक स्टेट इस्टोनिया, लातविया और लिथुनिया को कहती हैं। यानी मेनली जो ये कंट्रीज थी ये रिपब्लिक्स थी, इनमें सोवरनिटी की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बूस्ट पे थी। और फोर्थ रीजन था रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड बाय गोरबचेव। तो गोरबचेव 1985 में जनरल सेक्रेटरी बन जाते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के। वो कुछ रिफॉर्म्स लाते हैं और जो रिफॉर्म्स वो लाते हैं उसकी वजह से जो लोग थे प्रोटेस्ट कर देते हैं और अपने सोवरेनिटी की डिमांड करने लग जाते हैं। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट जो रीज़न है वो ये माना जाएगा रिफॉर्म्स ऑफ गोरबचेव। चलिए ये रिफॉर्म्स देखते हैं कि इसने क्या रिफॉर्म्स लाई थी। ही स्टॉप्ड आर्म्स रेस विद द यूएस। जो गोरबचेव था उसने जो आर्म्स रेस थी, जो हथियार बनाने की जो रेस लगी हुई थी इन दोनों कंट्रीज के बीच में, वो स्टॉप कर दी। ही विड्रू सोवियत ट्रूप्स फ्रॉम द अफगानिस्तान एंड ईस्टर्न यूरोप। और जो यूएसएसआर ने जो ट्रूप्स भेज के रखे थे अफगानिस्तान में और कुछ एक ईस्टर्न यूरोप में, वो विड्रू कर लिए, वहाँ से बुला लिए, निकलवा दिए वो ट्रूप्स को। इंट्रोड्यूस्ड रिफॉर्म्स इन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्फीयर। उसने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक दोनों स्फीयर्स में रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस की। तो पॉलिटिकल स्फीयर में उसने जो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए उसको कहा जाता है गलेसनोस्ट। और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस इकोनॉमिक स्फीयर में जो उसने रिफॉर्म्स लाए उनको कहा जाता है प्रीस्टोरिका। अब और डिटेल में पढ़ लेते हैं कि ये हैं क्या। गलेसनोस्ट का मतलब होता है ओपननेस, यानी अब उसने ज़्यादा ओपननेस प्रमोट करी थी गोरबचेव में। ठीक है। द मेन एम ऑफ दिस रिफॉर्म वॉज टू गिव मोर राइट्स एंड फ्रीडम टू पीपल ऑफ यूएसएसआर। और इस रिफॉर्म का जो मेन मकसद था वो ज़्यादा राइट्स और ज़्यादा फ्रीडम देना था लोगों, पीपल ऑफ यूएसएसआर। ठीक है। और प्रिस्टोरिका, दिस टर्म रेफर्स टू रिस्ट्रक्चरिंग और रिकंस्ट्रक्शन। इसका मतलब होता है रिस्ट्रक्चरिंग और रिकंस्ट्रक्शन, यानी किसी चीज़ को दोबारा कंस्ट्रक्ट करना या फिर रिस्ट्रक्चर करना, दोबारा बनाना। तो ये रिस्ट्रक्चर करना चाहते थे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम को। पॉलिटिकल सिस्टम जो वन पार्टी थी, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसको बदलना चाहते थे। और जो इकोनॉमिक सिस्टम था जहाँ पे जो एक पार्टी थी, जो गवर्नमेंट थी, हर चीज़ को ओन करती थी, उसको बदलना चाहते थे। आई होप you understood these two reforms. Let's move to next page.